जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मामला है यूक्रेन का, जहां रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान गुज़िश्ता दिनों बातचीत हुई और आज फिर राब्ते का इम्कान है। क्या खिचड़ी पक रही है इस रीजन के अंदर और यूक्रेन किस तरह अहमियत का हामिल है रूस के लिए और अमरीका की इसके ऊपर क्या नज़रें। और यह साहब, गुज़िश्ता दिनों भी हमने इस पर थोड़ा सा तस्करा किया था कि जो नया एक फ्लैश पॉइंट बनने जा रहा है यूक्रेन, आखिर यह मसला है क्या और ये बिल्डअप क्या। ये यूक्रेन फ्लैश पॉइंट आज का नहीं है, यूक्रेन फ्लैश पॉइंट है 1901 का। 1901 में रूस की जो ज़ार रूस होते थे, ये बेसिकली वो पीटर द ग्रेट की औलाद में से थे। सही। और ये बेसिकली अपने आप को बहुत बड़ी ताकत समझते थे और इनके जो गार्ड होते थे, जो सर्ब्स होते थे, ये सर्बिया जब बना ना, ये बड़े रुथलेस किस्म के गार्ड होते थे। और सर्ब में यूगोस्लाविया में इस वक्त 1452 में उन्होंने खिलाफत उस्मानिया में उन्होंने निकाला है उसको आया सोफिया से, तो लोग वहाँ जाके आबाद हो गए थे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस। और वो क्रिश्चियनिटी अपने अरूज पे थी वहाँ पर, और ज़ार को उन्होंने बहुत अहमियत दी होती थी। तो फ्रांस, इंग्लैंड और रूस का एक रोमांस शुरू हुआ, क्योंकि रूस के पास ताकत बहुत थी, मैन पावर बहुत थी, बाकी चीज़ें थी। तो उन्होंने कहा अगर तुम हमारे साथ मिल के एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को ख़त्म करोगे पहले, और फिर उसके बाद तुम खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करोगे, तो हमारा तुम्हारे साथ वादा है कि हम तुम्हें कुस्तुनतुनिया दे देंगे। सही। रूस ने कहा ठीक है। तो पहली जंग अज़ीम में सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई हैं उसकी, रूस की। दूसरे नंबर पे हुई थी पंजाबियों की, बहुत मरे हैं। ऐसे ऐसे कमाल जाके ये वो लोग थे जिन्होंने फ़लस्तीन पे जाके कब्जे किए थे, खाना काबा के इर्द गिर्द गोलियाँ चलाई थी, और उसके बाद इराक़ में जाके लड़े थे। यहाँ से लोग गए थे, चकवाल, अब शाहपुर में सबसे बड़ी भर्ती हुई, पूरे इंडिया से गए थे, नॉट ओनली पंजाबी, लेकिन अक्सरियत यहाँ से थी। तो वो लोग वहाँ पर जाके ये रहे। जिस वक्त रूस ने बिल्कुल डबल टर्न कर दिया और जीतने लगा, तो उसने ये किया कि रूस ने ये किया कि यूक्रेन जो था उस पर कब्जा कर लिया। हालांकि यूक्रेन जो थी वो पोलैंड वालों ने कहा था ये हमारा हक है, लेकिन यूक्रेन में आबादी चूंकि रशिया की बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ एक जगह क्रीमिया उसकी भी है, रशिया की आबादी, तो उसने कब्जा कर लिया। अब वो उसने कहा अब तो मैं कुस्तुनतुनिया के सामने आके खड़ा हूँ, तो मुझे मिल जाएगा। तो इन्होंने साजिश की, इन्होंने अपने वो सारे के सारे जो कम्युनिस्ट थे ना, उनको बाकायदा फ़ौज दी कि तुम जाके ज़ार पे कब्जा करो और जाके तुम ऐसा करो कि वहाँ पर जाके इनकलाब ले आओ, कम्युनिस्ट इनकलाब ले आओ। जब वो कम्युनिस्ट इनकलाब आया तो उन्हें दो काम किए। एक तो ज़ार की सारी फैमिली को मार दिया ताकि कोई क्लेमेंट बाकी ना रहे, कोई बच्चा भी ऐसा ना हो कहे कि जब हम दोबारा बादशाह लेके आना चाहते। दूसरा, सारे चर्च ताला लगा दिए, तुम्हारे ऑर्थोडॉक्स चर्च की, और तुम ख्वाब देखते हो सोवियत, वो तो हमने अपने पास रखना था। अब वो रूस ने जिस दिन इनकलाब आया है 17 अक्टूबर 1917, कोई अक्टूबर की 27 अक्टूबर 1917 आया है, तो लेनिन ने पहला ऐलान ये किया कि जंग अजीम जो है ये इस्तेमारियत की जंग है, हम नहीं जाते इसके अंदर, अपनी फौजें वापस बुला लें। अच्छा। अब वो खुल खेल गए, अब फ्रांस रह गया और इंग्लैंड रह गया। इन्होंने पूरा खिलाफत उस्मानिया को तबाह किया, और फिर कुस्तुनतुनिया के क्लेम से बचने के लिए कि कहीं मांग न ले, उन्होंने कमाल अतातुर्क के सामने शिकस्त खा ली। अच्छा, यानी पूरी दुनिया फतह कर रहे हैं और अतातुर्क जो है कि जंग तुर्क से शिकस्त खा रहे हैं, और उसको चूंकि वो यहूदियों के औलाद था, दुनिया से तल्लुक़ रखता, उसको उन्होंने दे दिया, यंग तुर्क सेकुलर मुल्क बना दिया, और उसने खिलाफत उस्मानिया ख़त्म करके टर्की की बना। उस दिन से रूस ने अपना कहा कि हम कुछ जो करेंगे तो टर्की और रूस की लड़ाई से बॉर्डर के ऊपर। अच्छा, आप अंदाज़ा करें कि 1992 में जब रूस को उन्होंने ख़त्म किया, तो उसने पहला काम ये रूस के ऊपर प्रेशर डाल के ये किया, क्योंकि रूस के ऊपर कर्जे बढ़ गए थे, अमेरिका से पैसे ले रहा था, सब तबाह बर्बाद हो रहा था। तो उन्होंने कहा तुम ऐसा करो कि एक तो ये वो 3 बाल्टिक स्टेट्स जो है ना, लिटविया और फलाना एस्टोनिया, उसको आज़ाद करो, और दूसरा तुम यूक्रेन को भी आज़ाद कर दो, और साथ क्रीमिया को भी आज़ाद कर दो, और साथ ही अज़रबैजान, इन्होंने आज़ाद कर दिया। अब प्यूटन जो है उसको कहते हैं ये नया कैंसर पैदा हो गया। प्यूटन ने ये किया कि उसने जिस वक्त उन्होंने किया कि यूक्रेन में जो हुकूमत थी वो रशिया की प्रो थी, डेमोक्रेटिक, इन्होंने उसके खिलाफ वो पॉपुलर अपराइजिंग जैसे उन्होंने मिस्र पे कराई थी, इन्होंने वहाँ पॉपुलर अपराइजिंग हुकूमत ख़त्म करके एक अजीब की 2 नंबर फौज की बैग से हुकूमत बना ली, और उसको पूरे यूरोप ने एक्सेप्ट कर ली। सही। अमेरिका ने एक्सेप्ट कर दी, उसके ऊपर उसके कान खड़े हो गए। उसने एकदम एक काम किया कि उसने क्रीमिया पे कब्जा कर लिया। रूस ने जैसे उसने क्रीमिया पे कब्जा किया, इन्होंने कहा हम यूक्रेन को नाटो का रुकन बनाएंगे। अब मसला यह है कि क्रीमिया यूक्रेन में अगर नाटो का मेंबर बनता है
तो पहला प्लान ये है कि वहाँ पर नेटो अपनी फोर्सेस खड़ी करेगा और अपने अड्डा बनाएगा और वो न्यूक्लियर वेपन आ जाते। तो रूस का वो जो बंदरगाह है ना मिस्र नहीं शाम वाली, जिस पे वो लड़ रहा है बहुत ज़्यादा शाम के साथ, उसका रास्ता भी ब्लॉक हो जाएगा। अब इसके ऊपर इस वक्त यूक्रेन वाले कहते हैं कि रूस ने 1,20,000 फौज जो है हमारे इर्द गिर्द जमा कर दी। अच्छा, उस पर यूक्रेन का सदर भागम भाग पहुंचा अमेरिका ने जाके उसने कहा कि मुझे कुछ करो, तो उन्होंने कहा जी अब यूक्रेन जिस दिन ऐलान करेगा कि मैं नेटो में शामिल हूं, नेटो ने अप्रूवल दे दी। अच्छा, रूस ने ये कहा कि जिस दिन नेटो का सिग्नेचर होगा देयर विल बी अ वॉर एंड इट विल बी नो लेस देन अ न्यूक्लियर वॉर। अच्छा, और आप संभल के चलो, मुझे कोई परवाह नहीं कुछ हो जाता है, लेकिन मैं अब मजीद धोखा खाने को तैयार नहीं। उसके ऊपर जो बाइडेन ने कहा है कि अल्लाह हमारे से गुफ्तगू कर लो और ये बातचीत हुई भी उनकी। बातचीत हुई भी है, लेकिन हफ्ते हुई। उसके बावजूद भी फोर्सेस फिर पाइल अप होती जा रही हैं, क्योंकि यूक्रेन की आबादी जो है प्रो रशियन है। क्रीमिया की आबादी तो मुकम्मल तौर पर रशियन है, ठीक, तो वो उस पर उन्होंने कब्जा किया। असल मसला इस वक्त ये उस्मान साहब कि यूरोप को एक नई जंग में अमेरिका घुसाना चाहता है। जो जूस है ना, वो अभी तक इस बात को भूले नहीं हैं कि एक ज़माना था कि पेरिस में जाने वाला भी डॉलर लेके जाता था, ठीक है, इटली में जाने वाला भी डॉलर लेके जाता था, स्पेन में जाने, अब वो यूरो लेके जाते हैं। तो इतनी बड़ी कन्वर्शन खत्म हो गई ना, आपका जोन ही खत्म हो गया। अब आपका जोन क्या रह गया? गरीब गुरबे किस्म के, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, गल्फ स्टेट्स हो गई, या उसके बाद इधर इस तरफ के जो उसने अमेरिका जाना है या आपस में ट्रैवल करना है या तेल खरीदना है, उनके लिए डॉलर हो गया, बाकी तो यूरो है। और आपको पता है कि यूरो जो है इक्वली, कभी आपने सोचा था कि कभी डुशमार्क यहाँ पर बिकेगा, या कभी नहीं बिकते थे। आप ज़्यादातर पौंड लेके जाते थे जाकर उस पर, और पौंड की करेंसी, इंग्लैंड को भी बड़ा इस पर दुख है कि मेरी पौंड की करेंसी जो थी कभी एक ज़माने में दुनिया पे रूल करती थी। इस इकोनॉमिक जंग में वो चाहते ये हैं कि एक दफ़ा यूरोप जो है एक बड़ी जंग में उलझे। ये जर्मनी की इकॉनमी बूस्ट कर गई हुई है और दुनिया पे छा रही है, ये सीमेंस खड़ा है, तो ये मर्सिडीज खड़ी है, तो ये पोर्चे खड़े हैं, तो ये कहीं तबाह हो जाए। और दूसरा ये है कि जब कमज़ोर होगी तो फिर मार्शल प्लान आएगा, फिर अमेरिका आएगा, फिर अमेरिका उनकी मदद करेगा, फिर अमेरिका उनको ठीक करेगा। और जब जंग छिड़ती है तो आप सोचें कि 87% ड्रोन जो हैं वो आते हैं इजराइल से, और इजराइल में कौन बैठे हैं? उनके जो बंदे बैठे हैं यूज़, वो बैठे हैं अमेरिका में, बनाने वाली फैक्ट्रियाँ यहाँ लगी, तो जाहिर बात है चीज़ें आएंगी, असला बिकेगा, दर्द। इस वक्त ख़तरनाक बुरान जो है, और इस बुरान से सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्की जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। अच्छा, हाँ, तुर्की में अगरचे के आप देखें ये होते हैं लीडर, उर्दगान ने अब मुल्क को क्राइसिस से कैसे निकाला है। देखा ना, पिछले हफ्ते लीरा 9 रुपए पे आ गया था, उसने कहा अच्छा 48 घंटे में 16 रुपए पे आया। सर, पाकिस्तान में जितने डॉलर अकाउंट रखते हैं ना लोग, फौरन उनको रुपये में कन्वर्ट कर देना चाहिए। और जो उसने कहा जिसने बाहर भेजना है वो प्लीज मुझसे ले पैसे। इस वक्त तो पता है क्या हो रहा है, हर बंदा डॉलर के अंदर सोच रहा है, जाके खरीदो और सेव कर लो, घर में रख लो, लॉकर में रख लो। टूट, उसने कहा कौम जिसको डॉलर चाहिए हम माजना देंगे, बेशक ब्लैक मार्केट से खरीद के दे। ये स्टेप नहीं ले सकते पाकिस्तानी। क्यों नहीं ले सकते सर? मसला ये है कि जिस एमएनए ने फैसलाबाद के 2 मिल ओनर से पैसे लेके इलेक्शन लड़ाओ, वो देगा। जिस एमपीए ने अपना सियालकोट से पैसे लेके कैंपेन चलाई हो मंदिरों से, वो पैसे देगा। जिसने कराची की एक, बुकरी साहब कहा करते थे, कराची की एक फैमिली में नाम नहीं लेना चाहता, तो बसंजर साहब के बारे में बात हो रही थी, उन्होंने कहा बसंजर साहब बड़े बड़े, कहता नहीं दस्तरखान पे तो फलां फैमिली के बैठते हैं ना, हम क्या कह सकते हैं, मीन्स वो अफोर्ड करते हैं। अब देखो ना, ये सारे लोग जब लंदन में जाकर रहते हैं, ये अताउल्लाह मैंगल रहते हैं, ये खैर अपना बुकटी साहब रहते हैं, बुकटी साहब तो चलो फिर थोड़ी सी उसके, अताउल्लाह मैंगल की तो ऐसी ज़मीनें नहीं है कि वहाँ पर जाकर अपने को अफोर्ड करते हैं। ये सिंध के लीडर जब एग्जाइल में जाते हैं, कौन इनको अफोर्ड करता है? कारकुन। राजा अनवर को कौन अफोर्ड करता है? कारकुन। परवेज रशीद को कौन अफोर्ड करता है? तो ये सबको सर लोग होते हैं। शहबाज शरीफ साहब तो बुखार भी ना दें किसी को, नवाज शरीफ बुखार भी ना दें किसी को, इनको पूरी की पूरी। मैं आपको सोच सकता है, मेरा एक बहुत जानने वाले दोस्त हैं बहुत से, वो नवाज शरीफ साहब से मिलने गए तो एक मिठाई का डब्बा ले गए, तो उनका तो इक्को डब्बा ले गया। तो मतलब पाकिस्तानी सौगात है ना, ज़्यादा चाहिए सर। असल मसला ये पाकिस्तान में ये स्टेप नहीं लिया जा सकता। इमरान खान की पार्टी उठा लें, मौलाना फजल रहमान की पार्टी उठा लें। मैं एक मौलाना फजल रहमान साहब ने मुझे बुलाया एक जगह फंक्शन, उन्होंने एक चमन का एक बहुत बड़ा स्मगलर जो था वो बहुत बड़ी गाड़ी में मुझे लेने के लिए आया। अच्छा।
मेरे पास आईफोन था, उसके हाथ में वो घड़ी बंधी हुई थी, वो कौन सी होती है आईफोन के साथ जो वॉच होती है छोटी सी, एप्पल वॉच। एप्पल वॉच। उसने कहा आपके साथ ये वॉच नहीं, आप क्यों आप ये क्यों रखते हो? मैं कहा मुझे चलानी नहीं आती, मुझे ये बड़ी मुश्किल से चलाना। उन्हें नहीं, ये मैंने उसको बख्श दी। मैंने कहा ये किसी को बेच के ना किसी गरीब आदमी को बख्श दो। उनकी पार्टी के भी लोग हैं, उनको अफोर्ड करते हैं, जहाँ वो रहते हैं, जिस जगह बड़े बड़े अमीर लोग हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं। उनका अजीज ही पेशावर का मेयर हुए हैं। मुझे पता है, सबको अफोर्ड करने वाले लोग मौजूद हैं। ये डेमोक्रेसी की इल्स हैं। लेकिन जहां कौमें बना दी जाती है ना, वहां अर्दगान की तरह होता है। 36% उनकी है इस वक्त इन्फ्लेशन, उसके बावजूद उसने पैसा नहीं करने दिया। उसकी वजह यह है कि उसने IMF को कान पकड़ से निकाल दिया हुआ था। मैं नाइजीरिया का सुन रहा था, नाइजीरिया के उसने कहा जिस दिन IMF का हमने स्ट्रक्चरल रेडियस प्रोग्राम, हर हफ्ते हमारा पैसा गिरता था, हर हफ्ते हमारा पैसा गिरता था। जब पैसा गिरता है तो क्या होता है, आपका इंटरेस्ट रेट रेज हो जाता है। कहते हैं एक दिन ये आया कि 30% हमारा इंटरेस्ट रेट हो गया। हम फिर जो चीज़ बनाते थे उसके ऊपर 30% सूद देते थे, तो फिर हमारी बात चीज़ खरीदेगा कौन? अच्छा, और ऐसा लेकिन अब ये यूक्रेन वाला मामला है, किस रुख पे बैठना है? क्या वाकई इस खित्ते में कोई बिल्डअप हो रहा है, या जो धमकी पुतिन की मेरा काम ख्याल कर है किसी ना जाएगी, या बैठ के कोई बातचीत से मसला हल होगा? किसिंजर ने एक बड़ी शानदार बात की थी, उसने पीपल हु आर नॉट लिसनिंग द ड्रम्स ऑफ द वॉर दे आर डेफ। उसने कहा इस दुनिया में इतना असला जमा हो चुका हुआ है कि सिर्फ एक मामूली सी गलती जो है वो सिर्फ 1 घंटे के अंदर कुछ भी कर सकती है। सही है। आप देखें जो पहली जंग अजीम छिड़ी थी, वो सिर्फ इस वजह से छिड़ी थी कि एक बोस्निया का शहजादा जो था वो जा रहा था ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का, तो उसको कत्ल कर दिया था। और इल्ज़ाम किस पे लगा था? यूगोस्लाविया पे। तो यूगोस्लाविया ने कहा था हम तावान देने को थे। तावान तेरे कौन मानता है? हम तो जंग करेंगे, हम तो ऐसी की तैसी, तुम्हारी तुम है। उसने कहा जो तावान मांगते हो हम दे। बंदा मर गया भाई, खत्म। लेकिन जंग छिड़ी और कई करोड़ बंदे मर गए। इतना सेकंड वर्ल्ड वॉर आपने हिटलर के सारे फ्यूरियसनेस से जिस तरह छिड़ी है, उसका आगाज़ देखें, उसका अंजाम देखें, अंजाम के बाद जिस तरह के। असल मसला यह है कि चाइना के लिए भी अब बहुत जल्दी, कई दफ़ा हम कह चुके हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो इस वक्त 2 तरह का दबाव है, एक है स्टिक का और एक है कैरेट का। स्टिक का ये है कि भाईजान ऐसी की तैसी आपके अंदर हम घुसेंगे और आपको खा जाएंगे, और दूसरा ये है भाईजान जो मांगते हो ले लो, चाइना को आप खुदा हाफिज कह दो। तब ये है स्टिक एंड कैरेट चल रहा है। और पाकिस्तान में असल खराबी उस्मान साहब ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक जानदार या तो लीडरशिप चाहिए, और जानदार लीडरशिप नहीं है तो इत्तेहाद चाहिए, क्योंकि इत्तेहाद सबसे बड़ी चीज इत्तेहाद है। जानदार लीडरशिप का नेमल बदल होता है उस्मान साहब। ये सारे इकट्ठे हो जाएं, दुनिया आपको आंख ना दिखा नहीं सके, सके। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें देखते हैं क्या बनता है। अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें ही आएँ। यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे तो एक अहम इशू कराची का डिस्कस करेंगे, कितना इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या अहकामात जारी किए हुए हैं, उस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद।